हेलो 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 नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं दुर्गेश सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही खूबसूरत से चैनल ईगल केमिस्ट्री क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अपक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। अभी तक आपने क्या पढ़ा देखिएगा। हम लोग पिछली वीडियो में रासायनिक समीकरण को देख रहे थे, फिर इसके बाद आपने देखा कि रासायनिक समीकरण को और अधिक जानकारीपूर्ण कैसे बनाएं, किस प्रकार से किस तरीके से किसी भी रासायनिक समीकरण को और अधिक जानकारीपूर्ण बना सकते हैं। तो आपने ये हेडिंग डाली होगी, किसी भी रासायनिक समीकरण को और अधिक जानकारीपूर्ण कैसे बनाएं। आपको मैंने 4 तरीके बताए थे। उसके पहले मैं जिस एग्जांपल से इसको रिलेट किया था मैं उसको बता देता हूं। मैंने दूल्हे वाली स्टोरी आपको बताया था कि अगर दूल्हा किसी बारात में ऐसे ही बिना कोई ड्रेस के, मतलब जिस प्रकार से अदर बाराती जो है गए हैं वैसे ही पहन के चला जाए, तो आप हो सकता है पहचान ना पाए, या जो देखा है वही समझ पाएगा, जो दूसरा नहीं देखा है वो दूसरा नहीं पहचान पाएगा इसमें दूल्हा कौन है। तो दूल्हों को अगर हम लोग गेटअप उसका दे दिया जाए जिस तरीके का होता है, तो कोई भी व्यक्ति आएगा उसे पहचान जाएगा कि ये दूल्हा एक्चुअल में है कौन। और अधिक अगर देखिएगा दूल्हे के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दूल्हे के ही बॉडी पर कुछ चीजें और कुछ चीजें और करनी पड़ेंगी जिससे कोई दूसरा पहचान जाए और जान जाए उसके बारे में कितना पढ़ा लिखा है। तो आपको मैं बताया था जितना पढ़ा लिखा है सारी डिग्रियां उसके एक बोर्ड में लिख करके उस बोर्ड को उसके गले में टांग लीजिए। उसके गले में टांगने से आपको पता चल जाएगा कितना पढ़ा लिखा है, क्या क्या करा है, क्या क्या नहीं करा है। ओके, ऐसी तरीके से अगर आप सैलरी उसकी जानना चाहते हैं तो आप जो बंदा तैयार कर रहा है उस दूल्हे को उसकी सैलरी भी बोर्ड में लिख करके उसके गले में टांग दे, तो आप दूल्हा देखेंगे, दूल्हे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता लगा पाएंगे कि दूल्हा कितना पढ़ा लिखा है, दूल्हा कौन है, दूल्हे की सैलरी कितनी है। तो आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त करने के लिए आपने कुछ चीजें ऐड की इसमें कि नहीं। तो उसी तरीके से किसी रासायनिक समीकरण को हमें अगर और अधिक जानकारीपूर्ण बनाना है तो उसमें कुछ चीजें ऐड करनी होती है। तो मैंने 4 तरीके बताया था आपको जिसकी सहायता से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को और अधिक जानकारीपूर्ण बना सकते हैं मेरे दोस्तों। चलिए, मैंने पहला तरीका बताया था। पहला तरीका क्या बताया था कि यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है H2O है, यहाँ पर COH कोहल ट्वाइस है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इतना तो पता है आपको, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड किस प्रकार की भौतिक अवस्था रखता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अगर मैं ये आपको जो यह Cl और यहाँ AQ लिखा हूँ ना बताऊं तो आप नहीं बता सकते केवल रिएक्शन को देख करके कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है, H2O सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैसा है, COH का होल्ड प्राइस कैसा है, नहीं बता सकते। तो अगर मैं इनके नीचे इनकी भौतिक अवस्था लिख दूं तो आप और अधिक जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर गए। तो मतलब पहला तरीका यही है, किसी भी रासायनिक समीकरण में उत्पत्ति, अभिकारक अथवा उत्पाद की भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करके किसी भी रासायनिक समीकरण की और अधिक जानकारीपूर्ण बनाया जा सकता है। ओके, तो पहला पॉइंट यही है, लिख लीजिएगा। किसी भी रासायनिक समीकरण को या किसी भी रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक अथवा उत्पाद की भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करके रासायनिक समीकरण को और अधिक जानकारीपूर्ण बनाया जा सकता है। लिख करके आप देखिएगा, ये रिएक्शन लिखिए। अब यहाँ पर देखिए सॉलिड है, एल है और AQ, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप क्या करिएगा, एक तरफ भौतिक अवस्था लिखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। एक्चुअली मैं इंग्लिश में इसलिए लिखा हूँ, इनके लिए जो सिंबल यूज होता है वो इंग्लिश से ही आता है। तो सॉलिड के लिए जो प्रतीक होगा वो SC होगा और मैं बताऊं स्मॉल s होगा। और अगर लिक्विड की बात करें, लिक्विड में क्या होगा, स्मॉल l होगा। गैस की बात करें स्मॉल g होगा। एक्वस की बात करें तो AQ होगा। एक्वस का मतलब होता है जलीय, ये मैं कल बता चुका हूं। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, चलिए मैं उसको देखता हूं। ओके, ये पहला तरीका है। देखिए बच्चों, दूसरा तरीका क्या है बताता हूं आपको। दूसरा तरीका देखिएगा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, H2O है, यहाँ COH का होल्ड ट्वाइस। इस रिएक्शन में देखिए क्या है, हीट दिखाई गई है। तो क्या होता है ना, कभी कभी रिएक्शन में हीट जो है निकलती है या कभी कभी हीट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे में कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना जो होता है उसको पानी में घोलो तो क्या होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है कि नहीं। तो वो ऊर्जा क्या है, रिएक्शन के दौरान बाहर निकल रही है, मतलब ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। ऐसे कभी कभी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है भाई। तो कभी ऊर्जा निकलेगी, कभी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या उससे आप नहीं दिखाओगे, दिखाना पड़ेगा ना। तो जैसे यहाँ देखिएगा, इस अपक्रिया को देखिए, इस अपक्रिया में ऊष्मा निकल रही है। तो मैंने क्या किया, ऊष्मा निकल रही है इसलिए यहाँ प्लस साइन करके दिखा दिया हीट या ऊष्मा।
अब यहाँ हीट जितनी होगी उसको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर हालांकि मैंने हीट लिखा है, हीट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी 20, 30 माइनस जितनी भी किलो कैलोरी या कैलोरी जो भी होगी आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। ओके, अब देखिएगा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर CaO क्या चीज? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। यहां से देखिएगा COH कोहल प्लस यहाँ मैंने कामा लगाया, यहाँ पर प्लस लगाया था, यहाँ कामा लगाया और यहाँ पर डेल H लिखा। डेल H बताता है चेंज इन हीट, ऊर्जा में परिवर्तन को, और यहाँ पर डेल H कैसा होगा? निगेटिव होगा। निगेटिव का मतलब ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, मतलब इस जैसे इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा निकल रही है। यहाँ पर जो डेल H आएगा वो कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। क्यों आएगा भाई? क्योंकि समझ लीजिएगा डेल H इक्वल टू क्या होता है? डेल H इक्वल टू होता है H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, या आप बोल सकते हैं HP माइनस HR, HP माइनस HR। HP एक्चुअली कम है, HR क्या है? ज्यादा है। HP का मतलब हीट ऑफ प्रोडक्ट, HR का मतलब हीट ऑफ रिएक्टेंट। हीट ऑफ प्रोडक्ट जो होता है हीट ऑफ रिएक्टेंट से कम हो इस केस में, क्योंकि फाइनली देखा जाए तो हीट निकल चुकी है। जितनी हीट पहले थी या जितनी एनर्जी पहले थी रिएक्टेंट के पास उतनी एनर्जी नहीं बची है, तो हीट की कमी आ गई है। इसका मतलब HP कम है, HR ज्यादा है। अगर ये कम है ये ज्यादा है, छोटी वाली वैल्यू में से बड़ी वाली वैल्यू घटाओगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। इसलिए यहाँ पर डेल H कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। इसी तरीके से अगर रिएक्शन में एनर्जी की आवश्यकता पड़े, उष्मा निकल नहीं बल्कि उष्मा की आवश्यकता पड़े रिएक्शन कराने को, तो वहां पर समझिए क्या होता है? डेल H पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पर तो डेल H निगेटिव होगा इस रिएक्शन के लिए। ओके, चलिए आप किसी भी रासायनिक समीकरण में या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हो रही ऊष्मा परिवर्तन को भी रासायनिक समीकरण में दिखा सकते हैं, और दिखाने से आपको पता चल जाएगा या कोई दूसरा देखेगा तो पता चल जाएगा कि रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है उसमें ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है। तो आप केवल आप दिखा करके और अधिक जानकारीपूर्ण बना सकते हो। तो यहाँ लिख लीजिएगा अभिक्रिया की ऊर्जा में परिवर्तन को दिखा करके किसी भी रासायनिक समीकरण को और अधिक जानकारीपूर्ण बनाया जा सकता है। ये आपका हुआ दूसरा पॉइंट। अब देखिए तीसरा तरीका क्या है जिससे आप किसी भी रासायनिक समीकरण को और अधिक जानकारीपूर्ण बना सकते हैं। देखिए अगला तरीका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की उपयुक्त परिस्थिति को बता करके। देखिएगा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसके लिए कोई ना कोई उपयुक्त परिस्थिति होनी चाहिए या अनुकूलतम परिस्थिति होनी चाहिए, तभी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। शादी में क्या होता है, किसी लड़के या लड़की की शादी होती है तो उसको शादी कराने के लिए, लव मैरिज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ। अरेंज मैरिज में क्या होता है कि एक लड़के की तरफ से या लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से, दोनों की तरफ से एक बंदा होता है जिसे आप अगुआ बोलते हो। वो क्या करता है? लड़के के पक्ष और लड़की के पक्ष को मिलाता है और शादी करवाता है। मतलब उनके बीच जो संबंध बन रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, वो बॉन्डिंग कौन करा रहा है? वो अगुआ करा रहा है। तो अगुआ क्या होता है बच्चा? अगुआ जो है खुद शादी किया नहीं, उसने शादी को करवाया। ये क्या है? अगुआ जो है दोनों को आप बोल सकते हैं उत्प्रेरित किया, तो अगुआ को हम लोग उत्प्रेरक बोलते हैं। उत्प्रेरक एक्चुअली क्या है? कैटलिस्ट इसे इंग्लिश में बोलते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक का सिर्फ काम है दो लोगों को लड़ाना, दो लोगों को भिड़ाना। जैसे लड़के और लड़की शादी नहीं कर रहे थे, अब ये कैसे मिल पाएंगे भाई? लेकिन आपका जो उत्प्रेरक आया, अगुआ आया, वो लड़के और लड़की को मिला दिया, शादी करवा दिया और शादी फाइनली हो गई। ये है आपका उत्प्रेरक। और देखिए परिस्थिति क्या हो सकती है? लड़का लड़की की जब शादी होती है तो लड़का वाला हमेशा देखता है लड़की खूबसूरत है कि नहीं, सुंदर है कि नहीं, सुंदर सुशील एकदम से पढ़ी लिखी होनी चाहिए, और दहेज भी उसको अच्छा तरीके से मिलना चाहिए। ये सब कंडीशन है, परिस्थितियां हैं। जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक शादी नहीं होती। उसी तरीके से किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कुछ टेम्परेचर होता है, कुछ प्रेशर होता है, निश्चित टेम्परेचर निश्चित प्रेशर होता है, निश्चित ताप निश्चित दाब होता है। जिस ताप व दाब पर ही रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो सकती है, उसको भी आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे H2 और N2 रिएक्शन करके अमोनिया बना रहे हैं। यहाँ पर H2 और N2 के बीच रिएक्शन तो होगी बट बहुत कम होगी, लेकिन अगर हम लोग कंडीशन को अप्लाई कर दें, ये रिएक्शन बड़ी तेजी से हो जाएगी। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको अप्लाई करना पड़ेगा? वो कंडीशन जो इस अभिक्रिया को कराने के लिए उपयुक्त है, वो कंडीशन है, देखिएगा कौन। यहाँ पर टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर आपका होता है 4 डिग्री
और 50 डिग्री सेल्सियस, और आपका प्रेशर जो होता है वो 200 atm होता है। और यहाँ पर मैंने जो अगुआ है, जो कैटालिस्ट है, वो क्या होता है, आयरन होता है या फिर होता है। तो ये जो है स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, अनुकूलतम परिस्थितियां हैं जिसकी सहायता से रिएक्शन होती है। ये अर्थात ऐसा बोल सकते हो, क्या कहते हैं, ये जब स्थितियां रहेंगी तभी रिएक्शन अच्छी तरीके से होगी, नहीं तो रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो इन परिस्थितियों को भी हमें बताना पड़ता है। मान लो आप ये चीजें नहीं दिखाए, कोई रिएक्शन ऐसे ही करवाने लगा, H2 ले लिया, M2 लिया, उसको मिलाकर अमोनिया बनाने लगा, बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये अमोनिया तभी बनेगी जब यहाँ H2 और N2 के बीच जो रिएक्शन है वो उपयुक्त कंडीशन जब तक आप नहीं देंगे तब तक ये रिएक्शन नहीं होगी। तो उपयुक्त कंडीशन क्या करना है आपको, टेम्परेचर ले लेना है 450 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर ले लेना है 200 एटीएम, और आयरन आपने क्या लेना है, एज अ उत्प्रेरक, एज अ कैटालिस्ट। तो ये अक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा तरीका क्या है, रासायनिक अक्रिया की उपयुक्त स्थिति को, परिस्थिति को प्रदर्शित करके किसी भी रासायनिक समीकरण को और अधिक जानकारीपूर्ण बना सकते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ये सभी क्या है, परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है और उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक भी समझ में आया होगा। उत्प्रेरक कभी भी रासायनिक अक्रिया में भाग नहीं लेता, मनली क्या करता है, दो लोगों को मिलाता है। अगर उससे नहीं समझ पाए मैं समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, जब दो लोगों के बीच लड़ाई होती है, तो अगर लड़ाई मान लीजिए गाली गलौज वाली है, कोई ये हाथापाई नहीं है, लेकिन क्या होता है, कोई तीसरा बंदा आए, तीसरा बंदा क्या करे, इसको भी जो है, इसके भी कान में इसकी जो है, इसके विरुद्ध इसमें कुछ बता दे और इसके विरुद्ध इसको कुछ बता दे, दोनों को कुल मिलाकर भड़का दे। फिर इनके बीच देखो वो लड़ाई होगी जो आप समझ सकते हो, जो आप देखना चाहते हो। वो लड़ाई कौन करवाया, इस बंदे ने, तीसरे बंदे ने। तो तीसरे बंदे ने क्या लड़ाई में भाग लिया, नहीं भाग लिया, सिर्फ क्या किया, ये वे लड़ नहीं रहे, अब क्या हुआ, लड़ने लगे। तो तीसरे बंदे ने क्या किया, उनको लड़ने के लिए उत्प्रेरित कर दिया, इसलिए तीसरे बंदे को उत्प्रेरक कहा जाएगा। तो आयरन क्या करेगा, H2 और M2 मिलना नहीं चाहते हैं, बट आयरन कहेगा तो मिल 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 मिल, तो इनको मिला करके क्या बना देगा, अमोनिया। ये तीसरा तरीका। अब चौथा तरीका देख लीजिए। चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका देखिए क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करके भी किसी भी रासायनिक समीकरण को और अधिक जानकारीपूर्ण बना सकते हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ पर ऊपर जो रिएक्शन ली गई है, क्या H2 और N2 रिएक्शन करते हैं, अमोनिया बनाते हैं, H2 और N2 रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं। तो यहाँ से देखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। अगर मैं संतुलित रासायनिक समीकरण लिखूं तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा 3H2 प्लस N2, इसके बाद क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगी। कितनी अमोनिया मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2। तो यहां से देखिएगा इस अक्रिया को कैसे पढ़ते हैं, 3 हाइड्रोजन के मोल या हाइड्रोजन के 3 मोल नाइट्रोजन का 1 मोल से रिएक्शन करते हैं तो बनाता है किसको, अमोनिया का 2 मोल। तो यहां से देखिएगा आपने तभी बता पाएंगे ये सारी चीजें जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस किए रहेंगे, ये इक्वेशन को बैलेंस किए रहेंगे, संतुलित किए रहेंगे। अब संतुलित कैसे करते हैं मैं आगे बताने वाला हूं, लेकिन अभी समझ जाइए आप लोग। ओके, तो अब देखिएगा यहाँ पर, अच्छा मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ। देखिए कंडीशन में आपको मैंने क्या बताया, टेम्परेचर बताया, प्रेशर बताया और उत्प्रेरक बताया। कुछ कंडीशन और हो सकती है, जैसे कंडीशन क्या है, आपको कभी कभी रिएक्शन कराने के लिए उष्मा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, उष्मा। उष्मा के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ये डेल का साइन, इसे त्रिभुज नहीं बोलेंगे, इसे डेल बोलेंगे। तो जब किसी भी तीर के ऊपर अगर आप डेल लिखे हो तो समझ जाइएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, वहां पर उष्मा दी जा रही है। और समझिए कभी कभी उष्मा ना दे करके हम लोग सनलाइट देते हैं, प्रकाश। अगर आप प्रकाश दे रहे हैं, प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं, संपन्न हो रही है, तो वहां पर आप तीर चिन्ह के ऊपर H न्यू लिखेंगे, ये H न्यू लिखेंगे। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दे करके, विद्युत धारा दे करके रिएक्शन करा रहे हो आप, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, विद्युत धारा, तीर चिन्ह के ऊपर। बात समझ में। और ये सारी की सारी कंडीशन मैंने जो बताई, ये हमेशा कहां पर लिखेंगे आप, तीर चिन्ह के ऊपर या तीर चिन्ह के नीचे। कभी भी आप शुरुआत में या बाद में नहीं लिखोगे, आप हमेशा कंडीशन कहां लिखी जाती है, तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे। समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए हम लोग, अब ये तो कंप्लीट हो गया, किसी भी रासायनिक समीकरण को और अधिक जानकारीपूर्ण कैसे बनाए, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं, देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या आया, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके किसी भी रासायनिक समीकरण को और अधिक जानकारीपूर्ण बना सकते हैं। तो भाई कैसे हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, तो चलिए पॉइंट देखते हैं। चलिए
देखिएगा रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं रासायनिक समीकरण कैसे, किस रासायनिक समीकरण को आप संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे और किस रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अगर संतुलित है रासायनिक समीकरण तो उसे संतुलित बोलोगे आप, संतुलित को फिर से संतुलित नहीं करना पड़ता। असंतुलित रासायनिक समीकरण है तभी आप उसे संतुलित करोगे। तो चलिए देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। हेडिंग डालिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिएगा मैंने एक एग्जांपल लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O यहाँ पर बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन में देखिएगा, अच्छा संतुलित का मतलब समझ जाइएगा, जैसे कोई भी दुकानदार जहां पर आप सामान लेने जाते हैं तो तराजू से तौलता है। तो जब तराजू का उपयोग करता है तो एक तरफ अपना बटखरा रखता है जिससे वो मापता है नापता है, उसके बाद दूसरी ओर क्या रखता है, वो चीजें जो आप लेना चाहते हैं, फिर क्या करता है उसको बैलेंस करता है, जितना इधर उतना इधर, जिससे न तराजू इधर झुके न तराजू इधर झुके, मतलब बैलेंस रहे। तो यहां पर समझिए कि ये तीर क्या है, वही पकड़ने वाला। तो इसका मतलब जितना इधर होना चाहिए उतना ही इधर होना चाहिए। इस तराजू को आप ऐसे बैलेंस करिए कि जितना इधर है उतना ही सामान, उतना ही वेट जो है इधर होना चाहिए। उसके लिए क्या है, इसका वेट जो है इसके वेट के क्या होना चाहिए, बराबर। तो ऐसा कब होगा कि जब इसका वेट इसके वेट के क्या हो, बराबर हो। मतलब जितना अभिकारक का द्रव्यमान है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान कब होगा, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। क्या करिएगा, अभिकारक की ओर स्थित सभी परमाणु देख लीजिए, सभी तत्व के सभी परमाणु, उत्पाद की ओर जो है स्थित सभी तत्व के सभी परमाणु देख लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं ये करके, यहां से देखिएगा कैल्शियम की अगर मैं बात करूं अभिकारक की ओर, कैल्शियम बताएं कितना है, एक है। कैल्शियम का कितना परमाणु है, एक। ऑक्सीजन का देखिएगा एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ऑक्सीजन एक यहाँ एक यहाँ दूर जुड़ जाएंगे, तो ऑक्सीजन कितना भाई आपका, दो। ओके, तो आप देखिए हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, दो। तो कैल्शियम यहाँ पर एक, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन दो। अब इधर आती है बारी, इधर देखिएगा कैल्शियम कितना है, एक। ऑक्सीजन कितना है, दो। हाइड्रोजन कितना है, दो। हाइड्रोजन कितना है, दो। तो अब आपके पास दिख रहा होगा आपको कि कैल्शियम इधर भी एक इधर भी एक, मतलब अभिकारक की ओर भी एक और उत्पाद की ओर भी एक। ऑक्सीजन की बात करें, ये भी यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो। हाइड्रोजन यहाँ पर भी दो, वहां पर भी दो। इसका मतलब सभी तत्व के सभी परमाणु अभिकारक की ओर उत्पाद की ओर बराबर है। सो इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह रिएक्शन कैसी है, संतुलित रासायनिक समीकरण है या संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने अब डिफिनेशन लिख दी है, क्या है, यदि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक की ओर उपस्थित सभी तत्वों के सभी परमाणु या सभी तत्वों के परमाणु उत्पाद की ओर स्थित सभी तत्वों के परमाणुओं के बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये आपकी कैसी समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण है। ओके, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब ये तो सर संतुलित है, इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं जो असंतुलित है। देखिएगा H2 गैस होती है, जब N2 से रिएक्शन करती है ये भी गैस होती है, अमोनिया बनाती है NH3, ये भी क्या होती है, गैस। अब ये रिएक्शन संतुलित है कि नहीं, चलिए देखते हैं, वही काम करना है। अभिकारक ये है, उत्पाद ये है, अभिकारक की ओर हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। तो आपको मैं ये भी बता देता हूं, जो तत्व अभिकारक की होंगे, अभिकारक की ओर होंगे, वही तत्व उत्पाद की भी तरफ होंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन इधर है तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन उधर भी होगा। तो हाइड्रोजन बताएं यहाँ पर कितना है, दो है। नाइट्रोजन भी कितना है, दो है। आप परमाणु देखें, अणु नहीं। तो हाइड्रोजन के नीचे दो लिखा है, H के नीचे दो लिखा है, इसका मतलब दो H है। N के नीचे दो लिखा है, इसका मतलब दो N है। तो नाइट्रोजन भी कितने हैं, दो, और हाइड्रोजन भी कितने हैं, दो। अब इधर आ जाइए, नाइट्रोजन बताएं यहाँ पर कितना, एक। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। अब देखिएगा किसी के भी किसी तत्व के परमाणु के नीचे या लिखा है कोई नंबर या सामने लिखा है, वो हमेशा उसकी मल्टीपल को बताते हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन के नीचे एक नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप क्या मानेंगे, एक। हाइड्रोजन के नीचे तीन लिखा है, इसका मतलब हाइड्रोजन कितना होगा, तीन। अब यहाँ कंपेरिजन करिए, अभिकारक की ओर हाइड्रोजन देखिए दो, हाइड्रोजन इधर कितना, तीन। नाइट्रोजन इधर देखिएगा दो, इधर देखिएगा एक। इसका मतलब अक्रिया संतुलित है, नहीं है, ये असंतुलित अक्रिया है। ये क्या है, असंतुलित अक्रिया है। ओके, असंतुलित अक्रिया, रासायनिक अक्रिया बोल सकते हैं आप। ओके, चलिए अब क्या है, अगर सर ये असंतुलित है तो इसे संतुलित हम कैसे करें, आप ये बताओ।
क्योंकि हमें प्रॉब्लम होती है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में। आपको ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि रासायनिक क्रिया को संतुलित कैसे करें। तो मैं आपको 3 विधियां बताऊंगा किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की। आपको कोई ना कोई विधि आपके दिमाग में जो है हिट कर जाएगी। आप परेशान मत होइएगा, बस वीडियो को लगनशीलता से देखिएगा, ईमानदारी से देखिएगा, मन लगा के देखिएगा, आपको समझ में आएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, रासायनिक अक्रिया को संतुलित करना। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रासायनिक अक्रिया को संतुलित करना। इसमें हम लोग मेथड फर्स्ट देखने वाले हैं। ओके, चलिए मेथड फर्स्ट में आपको बात करें, जब संतुलित करने लगे किसी भी रासायनिक समीकरण को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करिए, बॉक्स में बंद कर दीजिए। जितने भी अभिकारक हैं या जितने भी उत्पाद हैं उनको आप एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप जिससे छेड़खानी इसके साथ मत कर पाए। क्या करते हैं ना आप लोग, करते ये है, जब आपको नहीं पता होता, जैसे NH3 ये लिखा हुआ है, NH3 ये लिखा हुआ है, अब यहाँ पर दिख रहा है कि सर नाइट्रोजन तो 2 है, इधर तो एक ही है, तो आप कुछ नहीं करते, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो आपको मैं बताऊं, यहाँ पर अगर लगाओगे तो ये बताओ बॉक्स के अंदर से छेड़खानी किए कि नहीं, बॉक्स के अंदर जो है उसके साथ छेड़खानी किए कि नहीं, इसके साथ छेड़खानी कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है आपको बॉक्स के बाहर करना है। यहाँ पर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करिए, सब यहाँ करना है, आपको बॉक्स के अंदर नहीं करना। अगर बॉक्स मत भी बनाए तो समझ जाइएगा, यहाँ पर जो कंपाउंड लिखा होगा बॉक्स के अंदर उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, ओनली आप मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना होगा सब बाहर करेंगे। समझ में आया? तो यहां से देखिएगा, पहले इस अक्रिया को देखा जाए संतुलित है कि नहीं। अभी तो मैं बताया था असंतुलित थी। कैसे? सर यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने देखा 2 है, नाइट्रोजन देखा सर 2 है, इधर देखा मैंने नाइट्रोजन सर 1 मिला, हाइड्रोजन सर 3 मिला, इधर तो हाइड्रोजन जो है 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है। तो कहीं से सर इक्वल नहीं लग रहा है, इसका मतलब सर ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ओके, चलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण है ये। तो संतुलित कैसे करें, चलिए यहां पर स्टेप फर्स्ट लिखिए, स्टेप फर्स्ट लिखिए। स्टेप फर्स्ट में देखिए ये क्या है, एक्चुअली फर्स्ट मेथड का नाम है होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है? हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि जिसे बोल सकते हैं, अनुमान विधि। अनुमान विधि, अनुमान विधि का मतलब समझ जाइए केवल तुक्के पर बेस्ड है। आप तुक्का लगाओ, सही हो गया ठीक, नहीं तो नहीं। चलो तुक्का लगाते हैं, किसके साथ लगाया जाए तुक्का? पहले हाइड्रोजन के साथ। चलो मैं हाइड्रोजन को लेता हूं, उसके बाद इसको क्या करता हूं, तुक्के से संतुलित करता हूं। कैसे? चलिए हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ पर कितना है 3, हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ पर कितना है 3, हाइड्रोजन अब यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 3 है, आपको संतुलित करना है भाई। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन जितना होगा वही यहाँ पर भी होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें अगर 3 हो, इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा, और इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं, आप देखो हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर, इसमें क्या करिए 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका? 3 का। तो 3 इंटू क्या करिए H2, और यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करना है? 2 का। तो बताएं अमोनिया यहाँ पर है, हाइड्रोजन एक्चुअली जो है इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, और इस कंपाउंड से ही हाइड्रोजन बढ़ा सकते हैं आप। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, तो 3 से कितना करना 6, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं करेंगे। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा बॉक्स के बाहर किससे करना है? 2 से। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा। 2 इंटू क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब लिख दीजिए आप लोग क्या, 3H2, जिसमें आपने मल्टीप्लाई किया है वो मल्टीप्लाई के साथ लिखा जाएगा। जैसे आपने H2 में 3 से मल्टीप्लाई किया, 3H2 होगा, प्लस यहाँ पर N2 है तो N2 लिख दीजिए। फिर इसके बाद क्या है? अमोनिया है, अमोनिया में किससे मल्टीप्लाई किया आप? 2 से, तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा? NH3। अब देखिएगा रिएक्शन संतुलित है कि नहीं है, चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर भी देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पर जो भी देखो किसी भी एटम के नीचे जो भी नंबर लिखा होगा उसका हमेशा मल्टीप्लाई होता है उस कंपाउंड के आगे जो भी नंबर लिखा होता है। यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2, तो इसका 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, आप 1 मानेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आएगा। ये 2 यहाँ पर हुआ, 2 नाइट्रोजन हुआ, कितने हाइड्रोजन हुए? 6। यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कितना है? 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, इसका मतलब अक्रिया क्या हो गई? अब संतुलित हो गई, अक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। ओके, ये क्या है? संतुलित रासायनिक अक्रिया।
इसी तरीके से हम लोग अगले वीडियो को लेके आएंगे, अब उसमें ढेर सारे एग्जाम्पल कराएंगे और आपको एक विधि मैंने समझाया अभी, इस पर कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कुछ और विधियां बताता हूँ। ओके, तो चलिए जय हिंद दोस्तों।